जान क्यों? वह शाम बहुत ही रहस्य भारी थी। हर तरफ ढूंढ और गहरी खामोशी छी हुई थी कि मुझे अपनी सांस की सरसराहट से भी डर गक रहा था। मैं उसे दिन घर पर अकेला था। मम्मी पापा किसी के घर गए हुए थे, किसी की मौत हो गई थी और मम्मी पापा वहीं गए हुए थे। उन लोगों को गए हुए सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक नहीं आए थे। मैं अपने कमरे में बैठा अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। बाहर निकालने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पूरा घर वीरान सा गहा रहा था। अचानक मुझे बहुत तेज प्यास लगी और मेरा गला सूखना लगा, तो मैं अपने कमरे से बाहर निकाल आया। कमरे में बैठे हुए मुझे पता ही नहीं चला था कि कब शाम के सई चारों तरफ फैल चुके थे। घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने जल्दी से सारे घर की लाइट ऑन की और किचन में जाकर फिर से पानी की बोतल निकाल। अचानक मेरी नज़र बाहर सड़क पर पड़ी। किचन की खिड़की जो बाहर गली में खोल थी, वहां से मुझे सामने वाले घर का दरवाजा नजर आया जो अभी अभी खोल था, और अंदर से एक और उम्र का इंसान बाहर निकाला, और उसके पीछे एक लड़की जिसने अपने चेहरे पर माफ किया हुआ था, मगर उसके हाथ पैरों की गोरी रंग मुझे यहां से भी दिखाई दे रही थी। रात के अंधेरे में उसके सफेद दूधिया हाथ और पांव दूर से ही चमक रहे थे, जबकि उसके चेहरे का थोड़ा सा हिस्सा ही नजर ए रहा था। मैं मदहोशी के आलम में इसकी तरफ देखे जा रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे से कोई गुजर है। मैंने चौकोर पीछे देखा, मगर मेरे पीछे कोई नहीं था, और भला होता भी क्यों, क्योंकि समय में घर में बिल्कुल अकेला था। पानी पीकर मैंने बोतल फ्रिज में रख ली और खिड़की के पास जाकर देखा तो गली अब बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। ना जान वो सामने वाला घर किसका था और वो लड़की कौन थी। यही सवाल मेरे दिल में कल बुलाने लगे थे। मेरा नाम सागर है। मेरा संबंध एक मिडिल क्लास घराने से था। मेरे पापा एक सरकारी नौकर थे, मगर उनकी ईमानदारी ने उन्हें माली तौर पर हमेशा पीछे ही रखा। वरना पापा के बराबर के वो लोग जो साथ ही नौकरी पर लगे थे, आज सबके पास बैंक बैलेंस था और बंगलों में रहते थे। पापा ने हमेशा ईमानदारी को अहमियत दी और गरीबी में जिंदगी गुर्जर रही। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती औलाद होने के बावजूद बिगड़ा हुआ शहजादा नहीं था, बल्कि पापा और मम्मी ने मेरी परवरिश बहुत ही शक्ति से की थी, ताकि मैं भी उनकी तरह हमेशा ईमानदारी की जिंदगी जी हूं और बुरे केमों से दूर हूं। मुझे अपने पापा की इस सख्त परवरिश और ईमानदारी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी, बल्कि मेरे पापा तो मेरे आइडियल थे। मैं खुद उनके तरह बनना चाहता था, जिनको देखकर बड़े छोटे सब उनके इज्जत करते थे। मेरी माँ भी पापा जैसी बहुत ही शरीफ औरत थी। पापा ने अपनी नौकरी में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया था। इस तरह मेरी माँ भी घरदारी और लेने दें के मामले में बहुत ही निपुण थी। पापा की नौकरी ऐसी थी है कि हर 3-4 साल बाद पापा का ट्रांसफ़र अलग अलग शेयरों में होता राहत था। इसीलिए मम्मी पापा ने मेरे फ्यूचर का सोचकर यह फैसला किया था कि वो मुझे अपने साथ कभी कहानी तो कभी कहानी लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस तरह मेरी पढ़ाई का नुकसान होता। इसीलिए पापा ने मुझे 8वीं क्लास से ही दिल्ली के एक बड़े स्कूल में दाखिला करवा दिया था और इसके हॉस्टल में मेरे रहने का इंतजाम कर दिया था। स्कूल पूरा होने के बाद वहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया और बस फिर छुट्टियां में ही घर आया करता था। और इस बार पापा का ट्रांसफ़र नैनीताल के इलाके में हुआ था और मम्मी पापा को वहां शिफ्ट हुए 3 महीने ही गुजरे थे जब मैं 2 महीने की छुट्टियां के लिए घर चलाया। मुझे घर आए चौथ ही दिन था कि पापा के दूर के कज़न की डेथ हो गई थी, तो मम्मी पापा को वहां जाना पड़ा। क्योंकि वह दूसरे शहर में थे, इसलिए पूरा दिन गुर्जर गया था और मम्मी पापा अभी तक लौटकर नहीं आए थे। जब से मैं आया था, पहले 3 दिन तक तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। मैं अपनी नींद पूरी करता रहा, घर से बाहर निकाला ही नहीं था। एक तो दिल्ली से नैनीताल का सफ़र बहुत लंबा था, दूसरा यहाँ का मौसम भी ठंडा था, तो मुझे नींद की वीडियो में ही उतारे रखना था। चौथ दिन भी मैंने कमरे में ही गुर्जर दिया, क्योंकि मम्मी पापा तो घर पर थे नहीं। और जब शाम के समय में कमरे से बाहर निकाला तो किचन की खिड़की से ज़मीन पर चंद की झलक ने मुझे किसी और ही जहां में भेज दिया था, जहां मैं और बस मेरे खूबसूरत ख्याल थे। मैं किचन से बाहर निकालकर बाहर गली में आया, मगर गली में कोई नहीं था। जिस इलाके में हम रहते थे वहां बहुत कम मकान थे, जिसमें से किसी मकान के सामने ही लाइट जल रही थी। मरना ज्यादातर
अंधेरा ही फैला हुआ था। सर्दी का मौसम होने की वजह से ऐसा गे रहा था जैसे रात कितनी गहरी हो चुकी है। मैं वापस से घर के अंदर ए गया। कुछ देर बाद मम्मी पापा भी वापस ए गए और हमने मिलकर खाना खाया। उसके बाद मैं छत पर टहलने चला गया। हॉस्टल में रहने की वजह की आदत पड़ चुकी थी। मैं रोज रात को जरूर वॉक पर निकलता था और यहाँ आने के बाद घर की बड़ी छत पर ही मेरी बहुत अच्छी बुक हो जय करती थी। मैं जी समय छत पर गया। उसे समय 10 ये से 11 का समय था, मगर ऐसा गे रहा था जैसे रात के 2 या 3 बच्चों के हैं, क्योंकि हर तरफ सन्नाटा था। किसी के घर की छाती या बालकनी की लाइट नहीं जल रही थी। सिर्फ सामने वाली छत पर ही लाइट की तो ऑन था नहीं थी। हमारी छत और सामने वाली छत के बीच ज्यादा फैसला नहीं था, क्योंकि दोनों घरों की छत आगे की तरफ बढ़कर बनाई गई थी। मुझे सामने छत की लाइट जलते देखकर वह लड़की याद ए गई। आज शाम अपने किचन की खिड़की से जिसे मैंने देखा था, मैं अपनी छत पर खड़ा गौर से सामने वाली छत का जायजा लेने लगा कि शायद वो लड़की दोबारा नजर आए, मगर वहां तो कोई भी नहीं था। हाँ, छत के बीच में एक मेज और 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी। मैच पर कुछ किताबें और चाय का मग भी रखा हुआ था। उसे छत पर काफी रोशनी थी, इसलिए सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं कुछ डर तक उसे छत की तरफ देखा रहा, मगर अभी तक कोई नजर नहीं आया था। और फिर मैंने अपना ध्यान भोग पर लगा दिया। मैंने 4-5 चक्कर पूरी छत के लगाए थे कि तभी अचानक मुझे वह लड़की वहां कुर्सी पर बैठी नजर आई। उसकी रंगत उसे समय भी चमक रही थी। दुपट्टा गले में झूम रहा था और बालों को क्लेचर से कैद कर रखा था। वह मैच पर रखी एक किताब पढ़ रही थी। मैं उसे देख रहा था। वह मुझे बेखबर थी और अपनी किताब में खोई हुई थी। मैं उसे देखते देखते छत की दीवार के पास ए गया और उसे समय मेरे दिल में इच्छा पैदा हुई कि कांच वह मेरी तरफ देखे। मैं हैरत से डांग रगेती गया जब उसने अचानक ही इस समय मेरी तरफ देखा। जब मेरे दिल में यह इच्छा जागी थी कि वह मेरी तरफ देखें, उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। ऐसा गागी घी रहा था जैसे वो अपनी छत पर मुझे दूर नहीं बल्कि मेरे बहुत पास बैठी है। उसका चेहरा साफ नजर ए रहा था। उसकी नजरें जैसे ही मुझ में पर पड़ी, मेरी नजरें एकदम झुक गईं और मैं हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसकी हंसी की झंकार मेरे कानों तक पहुंच गई थी। मुझे लगा जैसे पूरा इलाका है उसकी हंसी की आवाज से गंज रहा हो। मैं तो उसकी सूरत पर ही मामित था, मगर उसकी खूबसूरत हसीना भी। मुझे अपना दीवाना कर चाय का मांग उठाकर सीढ़ियों की तरफ चली गई और उसके नीचे जाते ही छत की लाइट बैंड हो गई, जिसकी वजह से गहरा अंधेरा छन गया था। मैं ऐसे अंधेरे में रहने का आदी नहीं था, इसलिए एकदम से घबरा गया और जल्दी ही सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे चला गया। मगर एक बहुत अजीब बात हुई कि सीधी उतरते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से मुझे किसी ने आवाज दी हो। मैंने इसे अपना बहन समझा और ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। मगर उसको खूबसूरत लड़की का चेहरा बार बार अपने आंखों के सामने दिखाई दे रहा था और उसकी खूबसूरत हंसी मेरे कानों में अब भी गंज रही थी। मैं इसको सोचते सोचते सो गया। अगली सुबह जैसे ही आंख खुली तो मुझे इसका ख्याल आया। मैंने मुंह हाथ धोया, नाश्ता किया और उसके बाद घर से बाहर चला गया। दरअसल मैं चाहता था कि वो लड़की घर से बाहर निकले और मेरा और उसका आमना सामना हो जाए, मगर काफी डर तक घर के बाहर खड़ा रहने के बावजूद मेरे सामने वाले घर से कोई आता जाता दिखाई नहीं दिया। बहुत डर के इंतजार के बाद मैं वापस चला गया और अपनी माँ से बैठकर बातें करने लगा। शाम को जब पापा वापस आए तो उसे खूब देर सारी बातें करता रहा और खाने के बाद वो करने के लिए फिर से छत पर चला गया। माँ ने मुझे छत पर जाने से पहले एक बात कही थी कि ध्यान से ऊपर वॉक करना और जल्दी ही नीचे ए जाना, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जरूर क्या है ऊपर वॉक करने की, इधर से उधर 2 चक्कर लगा लो। मुझे उनका यह कहना अजीब लगा था, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, मम्मी यहाँ नीचे बॉक्स कैसे हो? शक्ति है, बिना वो किया तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। मम्मी ने कहा, चलो ठीक है,
फिर जल्दी ही नीचे जाना और मैं हमेशा हिलता हुआ ऊपर चला गया। आज भी सामने वाली छत पर कल जैसा ही दृश्य था। लॉर्ड जल रही थी, मेज पर किताबें और चाय का मांग पड़ा हुआ था, मगर अभी वह वहां पर नहीं थी। मैं वॉक करने लगा तो कुछ देर बाद वह कुर्सी पर बैठी नजर आई और फिर बिल्कुल कल की तरह हुआ। जब मैंने दिल में चाहा कि वह मेरी तरफ देखें तो उसने फौरन मेरी तरफ देखा था, मगर मैं आज चौकोर घबराए नहीं था। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई थी और मेरी तरफ दीवार के पास ए गई। मैं एकदम से सीधा खड़ा हो गया। उसने दीवार के पास आकर दोनों बाजू दीवार पर टीका दी और खाने लगी। सागर जी, कैसे हैं आप? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मैं उसे पूछने ही वाला था कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला, मगर मेरे पूछने से पहले ही वो बोल पड़ेगी, मुझे आपका नाम आपकी माँ से ही पता चला है। ये सुनकर मुझे तसल्ली हुई। उसने अपना नाम कोमल बताया, और थी भी तो वो कोमल कोमल सी। उसकी ना सिर्फ और शक्ल सूरत अच्छी थी, बल्कि उसकी आवाज़ भी बड़ी ही मीठी और प्यारी थी। उसने स्कूल से 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी और अब आगे की पढ़ाई के लिए प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। इसलिए वह मुझे कॉलेज आते जाते, घर से निकलते दिखाई नहीं देती थी। उसे रात उससे थोड़ी सी बात हुई थी, क्योंकि जब वह मुझे बातें कर रही थी तो उसे नीचे से किसी ने आवाज़ दी थी और वह भगती हुई जल्दी से नीचे चली गई थी, और उसके जाते ही फिर से छत पर खोप अंधेरा हो गया था। यह अंधेरा ऐन जान क्यों इतना खौफनाक होता था कि मैं उसे अंधेरे से डर जाता था और फटाफट नीचे चला जाता था। मम्मी पापा जल्दी सोने के आधे थे। मैं जब वो करके नीचे जाता था तो वो सो चुके होते थे, और अगले दिन भी मैं माँ से सामने वाले घर के बड़े में पूछना भूल गया था। अब मुझे फिर से रात का इंतज़ार था कि कब रात हो और कब मैं ऊपर जाऊं और कब कॉमर्स से मिल सुकून। इसमें कोई झूठ नहीं था कि मैं कोमल से दिलों जान से मोहब्बत कर बैठा था। अब उसे देखें बिना मुझे चैन ही नहीं मिलता था। खाने के बाद मैं ऊपर गया तो आज छत पर मेज कुर्सी तो मौजूद थी, मगर किताबें और चाय का मांग नहीं था। मगर छत की लाइट जल रही थी। मैं कुछ डर इंतजार करता रहा और फिर वॉक करने लगा, मगर वो करते हुए मुझे आधा घंटा गुजर चुका था, मगर कोमल छत पर नहीं आई थी। मैंने अपनी लिस्ट वॉच पर नज़र डाली तो 12 बजाने में 2-3 मिनट ही बाकी थे। मैं मायूस हो गया कि अब तो बहुत रात हो चुकी है, शायद वह सो गई होगी, क्योंकि यहाँ के लोग जल्दी सोने के आदी थे। मैं नीचे जान लगा, लेकिन जैसे ही पहले सीढ़ी पर कम रखा तो पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ दी। मैं फौरन पलट पड़ा तो सामने वाली छत पर दीवार पर बाजू रखें कोमल खड़ी मुस्कुरा रही थी। आज उसने सफ़ेद रंग का सूट पहने हुआ था। मैंने उससे पूछा कि डर क्यों हुई, तो वह खाने लगी। आज पापा की तबीयत खराब थी। मैंने उसे पूछा कि उसके पापा क्या काम करते हैं, तो उसने बताया कि मेरे पापा रिक्शा चलते हैं और मेरी माँ की कुछ समय पहले ही डेथ हो चुकी है। घर में उसकी और उसके पापा के अलावा कोई नहीं राहत। जब वह 10वीं क्लास में थी तब उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, इसलिए कोमल ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, और फिर उसकी माँ की डेथ हो गई। फिर उसके बाद कोमल का जी नहीं चाहा कॉलेज जान को, तो उसने प्राइवेट ही एडमिशन ले लिया और घर पर ही रकेस देकर पढ़ाई करने लगी। वह सर दिन घर के कामकाज में गुजराती है और रात को पढ़ने के लिए छत पर जाती। बस यही उसकी जिंदगी का रूटीन था। उसे रात में काफ़ी डर तक कोमल से बातें करता रहा, मगर मैंने नोट किया कि बटन बटन के बीच में बार बार कोमल चेहरा नीचे करके कुछ देख रही थी। मुझे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछ ही लिया। उसने जवाब दिया कि मेरे पैरों में दर्द है, इसीलिए मैं बार बार नीचे देख रही हूँ। मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इसीलिए मैं बार बार अपने पैरों की तरफ देख रही हूँ। मैंने उसे नीचे जाकर आराम करने के लिए कहा तो वह चली गई। मैंने टाइम देखा, रात के 2 कायदी बाज रहे थे, यानी मैं इतनी डर तक खराब कोमल से बातें करता रहा। मैं हैरान रिकी को गया था कि मैं इतनी डर तक खड़ा कोमल से बातें करता रहा और समय का पता ही नहीं चला। मैं नीचे कमरे में आकर लेट गया। अब रोज़ रात को उससे मुलाकात और बातें होने लगी थी। मैं बहुत खुश था, क्योंकि वो भी अब मुझे प्यार करने लगी थी
और जी तरह मैं उससे मिलने के लिए बेकरार राहत था, वो भी मुझे मिलने के लिए बेचैन रहती थी। लगभग 2 हफ्ते हो गए थे। कोमल ने मुझे माना कर दिया था कि तुम अपनी माँ से इस बात का जिक्र मत करना, वरना उनको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इसी वजह से अपनी माँ से बात नहीं की थी। मगर एक रात ऐसा हुआ कि कोमल छत पर नहीं आई। मैं बहुत डर तक उसका इंतजार करता रहा, मगर वह नहीं आई तो मैं बेचैन हो गया। अगली सुबह होते ही मैं घर से बाहर निकाला और जाकर देखा तो कोमल के घर पर ताला लगा हुआ था, और वह ताला भी काफी पुराना गीता सेठ तरह था। मैं वापस आया और अपनी माँ से पूछा कि सामने वाले घर के लोग कहाँ गए हैं, तो माँ एकदम हैरान होकर मेरी तरफ देखा और खाने लगी। कौन सामने वाले? मैंने माँ से कहा कि सामने वाले रिक्शा वाले अंकल और उनकी बेटी रहते हैं ना, और आप तो उनकी बेटी कोमल को जानती हैं, वह आपसे मिल चुकी है ना। मेरी बात सुनकर मेरी माँ हैरान और सख्त परेशान नजर ए रही थी, और फिर उन्होंने अपना माथा पीट लिया और कुर्सी पर बैठ गई। खाने लगी। सागर, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? सामने वाला घर तो 30 साल से बैंड पड़ा है, और मुझे ये बात बराबर वाली आंटी ने बताई थी, और उन्होंने यह भी बताया था कि इस घर में एक बहुत लंबे समय से आत्मा का बसेरा है। इसी वजह से वो घर बिकता ही नहीं है और ना ही कारा पर चढ़ता है। मैं अपनी माँ का मुंह देख रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तो रोज रात को आगे की बात कहते कहते मैं रुक गया। मेरी माँ पूछने लगी, क्या कहना चाहते हो? तो मैंने नाम में से हिल दिया, कहा कुछ नहीं, और यह कहकर अपने कमरे में चला गया। मुझे विश्वास नहीं ए रहा था कि जो कुछ मेरी माँ ने बताया कि आप वो सच है। इसीलिए जब मम्मी पापा रात को सोए तो मैं छत पर चला आया। आज छत पर लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन फिर भी बेचैनी से मैं छत पर टहलता रहा। बहुत अंधेरा था, इसलिए मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मुझे महसूस हुआ कि जैसे सामने वाले घर में कोई ना कोई मौजूद है जो अभी अभी छत पर आया है। मैंने आवाज दी, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। बहुत डर तक इंतजार करता रहा कि जो अभी अभी छत पर आया है वो शायद लाइट जलाएं, लेकिन उसने लट नहीं जाली। बहुत डर के इंतजार के बाद मैं नीचे उतार आया और अपने कमरे में ए गया। काफी डर तक मैं अपने बिस्तर पर लेट रहा, लेकिन मुझे चैन नहीं ए रहा था। तो फिर मैंने अपनी टॉर्च ली और बाहर गली में निकाल गया। रात के 3 आवाज रहे थे, और मुझे यह देखकर अजीब सी हैरत हुई कि अब घर के दरवाजे पर ताला नहीं था। मैंने हाथ से दरवाज़ा खोल तो दरवाज़ा फौरन अंदर की तरफ खुला गया। मैं धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आंगन और बरामदे में बिल्कुल अंधेरा था। इस आंगन में काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनके पेड़ टूट टूट कर पूरे आंगन में बिखरे हुए थे। यह घर काफी बड़ा था। बरामदे में जब मैं पहुंच तो बिल्कुल सामने की तरफ एक दरवाजे से रोशनी ए रही थी। मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया। थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं पूरा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो हैरान रो गया। पूरा कैमरा बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा मेज था, जी पर केक पड़ा हुआ था और कुछ गिफ्ट रखे हुए थे। पूरे कमरे में धीमी धीमी खुशबू ए रही थी, और कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा था। मैं कुछ डर तक खराब पूरे कमरे का जायजा लेट रहा। फिर मुझे महसूस हुआ कि जैसे कमरे का दरवाज़ा बैंड हुआ है। मैं जल्दी से अंदर उन्हीं कमरे में घुस गया और वहां से बाहर निकालने वाले दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा कि तभी कमरे में 2 लोग दाखिल हुए। उनमें से एक को तो मैं किसी भी रूप में पहचान सकता था, क्योंकि वह कोमल ही थी, मगर वह दूसरी औरत कौन थी मैं नहीं जानता था। वह दोनों पत्थर बनी खड़ी थी और मुझे ही देख रही थी, जैसे उनकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। फिर एकदम से उसे अभेद उम्र की औरत को जैसे कुछ होश आया, तो वो मुझे पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैं इससे पहले कि कुछ बोलना कोमल मुझे पहले ही बोल पड़ी। वो खाने लगी, मम्मी सागर जी हैं और हमारे सामने वाले घर में रहते हैं। मैं हैरान हो गया, क्योंकि कोमल ने तो बताया था कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और वो अपने पापा के साथ यहाँ रहती है, मगर वो तो पास खड़ी औरत को मम्मी का रही थी। मैं ना समझी कि हालात में उन दोनों औरतें को देख रहा था। मैंने कोमल की तरफ देखा। कोमल की मम्मी ने थोड़ा सा आगे बढ़कर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और खाने लगी कि बेटा, तुम्हें भगवान की सौगंध किसी को मत बताना।
जो कुछ तुमने यहाँ देखा है, मैं हैरत में पड़ गया था। मगर कोमल की माँ के जुड़े हुए हाथ देखकर मेरा दिल फंसी गया। मैंने फोन कहा कि आप परेशान मत हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मगर यह सब क्या है? आखिर लोगों से कहना क्या नहीं है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोमल की माँ कहना क्या चाहती हैं। और फिर सुबह मम्मी ने भी बताया था कि यह घर पिछले 30 सालों से खाली पड़ा है और यहाँ एक आत्मा का वास है। और फिर कोमल तो बिल्कुल वैसे ही नजर आ रही थी जैसे 2 हफ्तों से रोज मुझे मिल रही थी, मगर उसकी माँ की बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी अजीब से पहन रखे थे। देखने से मालूम होता था जैसे वो कोई मांगने वाली औरत है, इसलिए मैं हैरान और परेशान खड़ा था। कोमल ने मुझे कहा कि आप बैठ जैन, हम आपको सब कुछ बताते हैं। मैं वहीं पड़े सोफे पर बैठ गया। कोमल की माँ मेरे बराबर सोफे पर ही बैठ गई, जबकि कोमल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। कोमल की माँ ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा संबंध एक ऐसे खानदान से है जहां विधवा औरत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, और अगर उसके साथ बेटी हो तो फिर तो जान ही हजम में फैंस जाती है। मैं जब विधवा हुई उसे समय कोमल छोटी सी थी और अब यह 22 साल की हो चुकी है। मगर आज से 30 साल पहले जब मेरे पति ने यह घर खरीदा था तो यह मशहूर था कि यहाँ भूतों का सैया है जो किसी भी इंसान को घर में रहने नहीं देते। मेरे पति ने इन बटन को नहीं मानना था, इसीलिए उन्होंने यह घर खरीद लिया। मगर अभी घर की मरम्मत का काम जारी था कि इस घर के पीछे वाले आंगन में खुदाई करवाई तो वहां एक लाश बरामद हुई, जिसकी वजह से मेरे पति डर गए और इस मकान को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़कर दूसरा घर कारा पर ले लिया। और फिर हम वहीं रहने गए, क्योंकि मेरे ससुराल वाले जिन हालात के मलिक थे उनके साथ रहना मुश्किल होता जा रहा था और मेरे पति को यह तसल्ली नहीं थी कि उनकी होने वाली औलाद वहां सुरक्षित रहेगी। इसीलिए मेरे पति ने अपना हिस्सा मांगकर यह घर खरीदा था। पर हम नहीं जानते थे कि हमें यहाँ रहना भारी पड़ेगा। उन दोनों में उम्मीद से थी, इसलिए कोमल के पापा ने यहाँ रहना ठीक नहीं समझा और हम कारा पर रहने लगे थे। मगर मेरे एक के बाद एक 3 बच्चे पैदा होते गए और तीनों ही मरते चले गए। 5 सालों में मेरे यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई थी। हम कारा के घर में ही रह रहे और सत रहे थे। हम अपने करने वाले बच्चों की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थे। हमने पलटकर इस घर की कभी खबर भी नहीं ली थी। यह सालों से बैंड पड़ा था। और फिर जब शादी कर साल बाद कोमल पैदा हुई तो सारे खानदान वालों ने बातें बनाई, क्योंकि मेरे खानदान में लड़कियों को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। पर कोमल के पापा ने किसी की नहीं सुनी। जब वो कोमल 11 साल की हुई तो एक एक्सीडेंट में कोमल के पापा की डेथ हो गई और तब से मेरे ससुराल वाले मेरे पीछे पड़ गए। हालांकि उनमें से कोई भी कोमल और मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। उल्टा बोलो, कोमल की शादी ऐसी जगह करना चाहते थे जहां उनको ठीक ठाक पैसा मिलता। इसके अलावा मेरे ससुराल वालों की नज़र इस बेंगल पर भी थी। मगर मैं माफी में से कि मैं बड़ी कहतिस कि कोमल की शादी इतनी कम उम्र में किसी बुद्ध से कर देती। मैंने कोमल को लेकर इसी घर में रहने का फैसला कर लिया था और हर तरफ से यह बात फैला दी कि यहाँ भूत रहते हैं। और इस बात को सच करने के लिए हफ्ते 10 दिन में यहाँ कुछ ऐसा कर देती थी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को विश्वास हो गया था कि हाँ, किसी भूत का सैया है। सब लोग मेरे बनाए झूठ को सच मानना शुरू कर चुके थे। हमारी जिंदगी ऐसे ही गुर्जर रही थी। मैं दुनिया से नॉर्मल को छपाती फिर रही थी। मगर इस बेवकूफ़ ने कुछ दिन पहले ऊपर छत पर तुम्हें देखा और तुमसे मोहब्बत कर बैठी, और आज तुम यहाँ हमारे सामने खड़े हो। कोमल की माँ की बातें मैं ध्यान से सुन रहा था और समझ भी रहा था कि इलाका किस तरह शाम को वीरान हो जाता है और एकदम सन्नाटा छू जाता है। इसलिए ये माँ बेटी इतने सालों से भूत वाली बात का ब्रह्म राजा बैठे रहे। मगर मैंने उनसे पूछा कि उनकी गुर्जर बसर कैसे होती है, तो मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि कोमल की माँ लोगों के घरों में कम करती है और अब कोमल की शादी कर देना चाहते हैं।
मैंने कोमल से खूबसूरत वादा किया और अपने घर चला गया। मैंने इस समय अपनी माँ को पूरी कहानी सुना दी। मेरी माँ भी बहुत हैरान थी और अफसोस भी कर रही थी कि कैसे अपनों की बदौलत ही कोमल और उसकी माँ ने इतने मुश्किल भारी जिंदगी गुजर रही। आज कोमल से मेरी शादी को 2 साल गुजर चुके हैं। मेरी माँ ने दूसरे दिन ही जाकर कोमल की माँ से मेरे लिए उसका हाथ मांग लिया था और फिर 1 हफ्ते में ही हमारी शादी हो गई थी। कोमल के पापा की वसीयत के मुताबिक वह बांग्ला कोमल और मेरे नाम हो चुका था, जिसकी वजह से कोमल का पूरा खानदान खामोश होकर बैठ गया था। आज हम अपने घर में रहते हैं, मगर वह अपना खर्चा अपने घर से मिलने वाले कारा करती हैं मगर बिठा दिए हैं और वहां से अच्छा खास पैसा ए रहा था, जिससे वह अपना खर्चा उठा रही थी। कोमल और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल मैन की बात को सब्सक्राइब करें, कहानी को अंत तक सुनने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।